एंड इन दिस वीडियो आज हम एक बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं बॉस। ये देखिए ईडब्ल्यूएस का जजमेंट आया है और ईडब्ल्यूएस के ऊपर लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आखिरकार अल्टीमेटली है क्या। उसके ऊपर आज जो एडिटोरियल आया है वो बेसिकली जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उसके ऊपर बात कर रहा है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो रिजर्वेशन दिया गया ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया, इसको पार्लियामेंट ने भी पास किया। पार्लियामेंट ने 103rd अमेंडमेंट एक्ट से पास किया था। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत पार्लियामेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक नया तरह का क्लास रिकॉग्नाइज किया है और उसको रिजर्वेशन दिया है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ऑथर ने डिसेंटिंग जजमेंट को पकड़ा है। डिसेंटिंग जजमेंट यानी कि वो जजेस जिन्होंने जजमेंट के जो मेजॉरिटी जजेस का जजमेंट आया उसके अगेंस्ट बोला। अब इस पूरे मैटर में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी। कितने जजेस थे? 5 जजेस वर देयर, बिकॉज इसी 5 जजेस की बेंच को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऐसा आया कि 3 जजेस ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को हामी भरी और बोला कि ये किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वायलेशन नहीं है। और 2 जजेस में हमारे सीजीआई भी थे और इन्होंने क्या बोला, 2 जजेस ने बोला कि नहीं, इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी क्लास बेस्ड रिजर्वेशन। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह आ रही है कि ऑथर जो जयना कोठारी जी हैं, शी इज अ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कह रही हैं कि हमारा जो डिसेंटिंग माइनॉरिटी ओपिनियन है, डिसेंटिंग जजेस का ओपिनियन है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित है और जस्टिस रविंद्र भट्ट है, उनकी बातों को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया था और उनमें दोनों में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया गया, जो कि ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है जो वो ये है, क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सकता है? अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरीज का सर्टिफिकेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मेजॉरिटी जजमेंट आया, यानी वो जजेस जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही माना, उनके नाम देखिए, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, जेपी पारदीवाला। ये 3 जजेस हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड करी है उस अमेंडमेंट की और बोला है कि इस तरह का एक्सक्लूजन, किसका एक्सक्लूजन है यहाँ पे? एससी एसटी ओबीसी का, इनको अलग रखा गया है। बिकॉज ऑफ द एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज हैव रिजर्वेशंस अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 4। और यहां पे इन्होंने ये बोला, इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा। कुछ ऐसा आप परिवर्तन कर दें संविधान में जिसके बाद संविधान का जो बेसिक पर्पस है, लोगों का अपलिफ्टमेंट, जनता का उद्धार, देश का विकास, वो गड़बड़ हो जाए। यानी कि हमारा जो देश का फॉर्मेशन है सेक्युलर बेसिस पे है, सोशलिस्ट स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इक्वालिटी सबको दी गई है, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, ये सारी बातों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता है। और कहा गया, जजेस ने देखिए बहुत अच्छी बात करी, जजेस ने बोला कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज को आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर एजुकेशन में, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन मिल रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है ये आर्टिकल्स, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम क्यों बात कर रहे हैं आर्टिकल 15, 14 की। देखिए आर्टिकल बेसिकली 14 से लेके आर्टिकल 17 तक का जो भी फंडामेंटल है वो सारा का सारा राइट टू इक्वालिटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट टू इक्वालिटी पे बेस्ड है, जिसमें आर्टिकल 14 में ये डिफाइन किया गया है कि हर कोई कानून के सामने बराबर है, एक समान है। आर्टिकल 15 के माध्यम से हम शैक्षिक संस्थानों में लोगों को रिजर्वेशन देते हैं और उसमें स्टेट कहते हैं यहां पे कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस ग्राउंड पे? रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। किस चीज से नहीं? पब्लिक यूज की कोई भी जगह है, अगर पब्लिक यूज की कोई भी जगह है, वेल हो गया, कुआं हो गया, टैंक हो गया, नहाने की जगह हो गई जो कि स्टेट मैनेज कर रहा है, इंटरटेनमेंट हो गया, होटल हो गया, दुकान हो गई, उसमें आप किसी की एंट्री रोक नहीं सकते हैं, एक्सेस नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है
कि स्टेट के पास पावर है महिला और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की। याद रखिएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्टेट के पास ये अधिकार है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसी की वजह से हमें दिखाई देते हैं कि बच्चों के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, टिकट सस्ती होती है, और वुमेन्स के लिए हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जो है, वुमेन रिजर्वेशन, वो प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है, ये अलाउ करता है स्टेट को क्या करने के लिए, स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी का एडवांसमेंट करने के लिए, एससी एसटी का एडवांसमेंट करने के लिए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन मिल रखा है। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहां पे, सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स ऐड किए गए, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो पहले भी था, इसमें 2 एडिशनल ग्राउंड्स और हैं, रेसिडेंस और डिसेंट। आप कहां से आते हो और आप कहां रहते हो, उसके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आप देख सकते हैं, जहां पे स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन लॉ बना सकता है फॉर रिजर्वेशन, एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि यहां पे आपको बेसिकली ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में मिल रखा है, और एससी एंड एसटी को भी हम बैकवर्ड क्लासेस में ही मानते हैं। बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में और भारत में बैकवर्ड क्लासेस किसको माना जाता है डियर? हमारे यहाँ पे बैकवर्डनेस किस आधार पर डिसाइड होती है, इसी पे तो पूरा डिबेट है। आप पिछड़ा वर्ग जो है हमारे यहाँ पे सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड, 2 तरह की बैकवर्डनेस अभी तक हमने रिकॉग्नाइज करी है। सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड को ही हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। नंबर 1 इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका सी याद रखिएगा, क्लासेस है ना कि कास्ट। इसके क्लासेस के अंदर अराउंड 627 कास्ट्स हैं। अब पूरा मुद्दा क्या है बॉस? पूरा मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1992 में एक कैप लगाया था, क्या कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं करेगा। यानी एससी एसटी ओबीसी को अगर आप चाहे शैक्षिक संस्थानों में चाहे सरकारी नौकरियों में अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब जब 10% का ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया गया, 10% का ईडब्ल्यूएस जब जोड़ दिया गया इसमें, तो क्या 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि 50% तक, अगर कहीं पे भी 100 सीटें हैं, 100 सीट्स हैं, तो 50 सीट्स क्या होंगी, किसके लिए रिजर्व्ड होंगी? They will be reserved for what community? They will be reserved for SCDR, STDR और OBC। ये याद रखिएगा, SC, ST, OBC के लिए 50% तो चलिए आपने रिजर्व कर दी। अब ये 50% बची जनरल के लिए। अब इस जनरल में एक एडिशन हो गया, 10% EWS हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक न्यू क्लास बना दी गई। अब इस 10% को हम कहां रखें, आप सोचिए। 10% को हम यहां रखें, 10% को अगर हम यहां एडिशनल रिजर्वेशन दें, या इस 10% को हम विद इन SC, ST, OBC रखें, तो यहां पे जो लोग EWS के जो क्रिटिक हैं, EWS के जो क्रिटिक हैं, उनका ये कहना है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग SC में भी आते हैं, ST में भी आते हैं, OBC में भी आते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस ये कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है यूनाइटेड नेशंस, क्या कहता है? पॉवर्टी, गरीबी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, गरीबी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पॉवर्टी हो सकती है। तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये यूनाइटेड नेशंस का मानना है। तो ईडब्ल्यूएस के क्रिटिक हैं, वो ये कहते हैं कि SC, ST, OBC का एडिशन हो जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस में, यानी ईडब्ल्यूएस का स्लैब जो है वो इस साइड होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस के जो सपोर्टर हैं, ईडब्ल्यूएस के जो सपोर्टर हैं वो इस स्लैब में यानी 50% के आगे वाली स्लैब में वो बात करते हैं। ये ईडब्ल्यूएस के सपोर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? ईडब्ल्यूएस के सपोर्टर कहते हैं कि 10% रिजर्वेशन एडिशनल रिजर्वेशन है। कैसा रिजर्वेशन है? एडिशनल रिजर्वेशन है, एडिशनल रिजर्वेशन है, अदर देन 50% रिजर्व सीट्स। यानी कि एक नए तरह की जनरल कैटेगरी में से एक नए तरह की क्लास को आपने कार्व आउट कर लिया है, और वो कैसी है? पुअर है,
पुअर है। अब पुअर कैसे डिफाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे बात नहीं करी। बस यहां पे मुद्दा यही है कि जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है 50% की, उसमें ईडब्ल्यूएस जो है अदर 50% को सर्व कर रहा है, ना कि ऐसी कम्युनिटी को जिनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रखा हो। ये बात लोगों को नहीं पता है, या लोग कह लीजिए, मान लीजिए कि लोगों को नहीं समझ में आती है। तो ये यहाँ पे इस एडिटोरियल का जो क्रक्स था वो ये था। और इसमें जो ऑथर है जयना कोठारी जी, उन्होंने निंदा करते हुए कहा है बहुत जगह पे कि अगर पॉवर्टी को क्राइटेरिया रख दिया गया रिजर्वेशन, तो ये क्या जस्टिफाइड होगा कि एक आदिवासी लड़की है, उसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्वेशन में एग्जिस्ट कर रही है और वो ईडब्ल्यूएस के डिस्क्रिप्शन में भी फॉल कर रही है, पर उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये हमारे सीजीआई साहब का, जो फॉर्मर सीजीआई है यूयू ललित साहब का, यही मानना था। इसीलिए उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भले ही ना वायलेट कर रहा हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी तो है यहां पे। और यहां पे इनका ऑथर का कहना है कि इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, पुअर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से पुअर, उस चीज को इग्नोर कर दिया है। यहाँ पे दलित, आदिवासी, बहुजन कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा गरीब भी शायद वही हैं। पर इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के कहने पे या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यूएन की जो कमेटी है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, वो डिस्क्रिमिनेशन में कॉज पॉवर्टी जस्ट एज पॉवर्टी में कॉज डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है। और यहां पे इस इंटरसेक्शनैलिटी को, concept of intersectionality is a lens for seeing the way in which various forms of inequalities often operate together and exacerbate each other। यानी कि जो इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब एक दूसरे के बीच में इंटर रिलेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी को बताती है, और बताती है कि किस तरीके से सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को डिसेबिलिटी बढ़ाते हैं। अब हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है, मैंने क्या कहा, इनइक्वालिटी बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड होती है। जैसे जेंडर बेस पे इनइक्वालिटी है ना, मेल फीमेल में डिफरेंस, क्लास बेस्ड है। क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी क्या होती है, कोई गरीब है, कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई दूसरी जाति का है, कोई जनजाति का है, वैसे इनइक्वालिटी है। डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको एक तरह से इनइक्वालिटी का शिकार होते हैं वो। सेक्सुअलिटी बेस्ड मतलब आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गई, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो गई। बेसिकली कौन सी कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो हो गई, उनके बेसिस पर इनइक्वालिटी है। और कहीं ना कहीं इन सभी इनइक्वालिटीज को हमें खत्म करना है, क्योंकि आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है, सैक्रोसैंक्ट है, कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। ऑथर यही कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए 103rd अमेंडमेंट लेके आए थे। दो सवाल आए किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। क्या एक्सक्लूजन ऑफ एससी एसटी ओबीसी फ्रॉम ईडब्ल्यूएस किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन है? दूसरा सवाल यह आया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहां पे तो लोगों ने कहा कि नहीं, ईडब्ल्यूएस इज नॉट वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और मेजॉरिटी जजमेंट में यह भी आया कि नो, एक्सक्लूजन ऑफ एससी एसटी ओबीसी इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। पर ऑथर इस बात से सहमत हमें यहां पे नजर नहीं आ रहा है। तो ऑथर ने यह भी कहा कि पॉवर्टी जो है एक सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, और हम उनको एक तरह का मार्कर मान ले रहे हैं, यूजफुल मार्कर मान ले रहे हैं रिजर्वेशन का। लेकिन क्या हम फिर उसमें कास्ट को इग्नोर कर दें कि कास्ट की वजह से भी पॉवर्टी होती है? और यहां पे ऑथर ने बताया 14, 15, 16 किस तरीके से इक्वालिटी कोड के अंडर आ जाते हैं। और हमारे को अगर कास्ट के बेसिस पे आपने ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट नहीं किया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो हैं वो वायलेट होते नजर आएंगे। इसी तरह से ऑथर ने कहा कि पॉवर्टी जो है वो सबसे एग्रेवेट कर देती है, सारे तरह की डिसेबिलिटी को गरीबी जो है वो बढ़ा देती है। तो आप गरीबी को अच्छा मान रहे हैं, पर अल्टीमेटली जो गरीब हैं आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह से आपने एक तरह का एक्सक्लूजन प्रमोट किया है, और समाज में एक तरह का भेदभाव बना रहे हैं, डिस्टिंक्शन विद इन अ सोसाइटी बना रहे हैं, जहां से हम आइडेंटिटी जो है डैमेज हो सकती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर्ट हो सकती है। तो ऑथर ने यहाँ पे काफी अच्छी बातें कही हैं। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने, देखिए बहुत अच्छी चीज कही उन्होंने, कहा जो डिसेंटिंग जजमेंट है, यानी दो जजेस रविंद्र भट्ट साहब और ललित साहब ने जो कहा कि आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटी को आर्टिकल 17 खत्म करता है। और आर्टिकल 17 ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पे कि आपको
किसी भी तरह का भेदभाव जाति के आधार पर खत्म करना है। तो हमने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को आर्टिकल 17 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाया हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल 15(1) जो है वो मैंने क्या बताया था आपको कि स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इसके बेसिस पे नहीं करेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस जजमेंट में आई थी? केशव नंदा भारती के जजमेंट में आई थी। केशव नंदा भारती के जजमेंट में आई थी। केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी समय आई थी और इस समय जस्टिस थे पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती को फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, फादर ऑफ पीआईएल भी माना जाता है भारत देश में। तो यहां पे इन्होंने फिर से यूएन की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया और कहा कि दुनिया में स्टेटस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज करने की बहुत जरूरत है और स्टेटस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये इसके जो कारण हैं उनको हम ना छुपा सकते हैं ना उनको दबा सकते हैं। और स्टेटस बेस्ड हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज हैं, वर्टिकल नहीं है। बड़ा मतलब स्टेटस बेस्ड मतलब एक बच्चा है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो है वो घरों में पढ़ रहा है, मतलब घर में कोई 3-4 टीचर उसको मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ तो रहा है वो, लेकिन अलग अलग जगह पे होने की वजह से उसकी पढ़ाई में हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज आ जा रही हैं और वो सब अल्टीमेटली विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बन जाते हैं और डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है अमंग पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। Now these are the some things, these are few things that you can also use if you have to just, let's say there is a question, कोई क्वेश्चन आ जाए EWS रिजर्वेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन आ जाए। अब ये आपका किसका पार्ट होगा डियर? ये सब आपका देखिए, ये जो जजमेंट आया है ये GS3 का पार्ट है। किसका पार्ट है? आपके GS3 का पार्ट है। GS3 का पार्ट है प्लस ये GS2 का भी पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही है तो GS3 और GS2 यानी जो चीजें सोसाइटी की बात कर रही हैं, इकोनॉमी की बात कर रही हैं और जो चीजें पॉलिटी की बात कर रही हैं, दोनों में ये सवाल आने की संभावना है। तो आपसे ये क्वेश्चन जैसे कि पूछा जा सकता है दैट न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन is being identified in India under EWS रिजर्वेशन, या यहां पे लिखा रहेगा अंडर 103rd अमेंडमेंट एक्ट, अंडर 103rd अमेंडमेंट एक्ट। critically analyze above statement with regards to recent judgments। और ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस है, याद रखिएगा। न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग आइडेंटिफाइड इन इंडिया अंडर EWS रिजर्वेशन। क्रिटिकल एनालिसिस करना है, यानी कि EWS रिजर्वेशन एक तरह का नया भेदभाव पैदा कर रहा है। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो यहां पे आप इस ऑथर के व्यू में नहीं लिखोगे, इस स्टेटमेंट की आपको निंदा करनी है। इस स्टेटमेंट की निंदा करनी है मतलब आपको किसको फेवर करते हुए दिखाना है? EWS रिजर्वेशन को आपको फेवर करते हुए दिखाना है। और EWS रिजर्वेशन को फेवर करते हुए दिखाना है मतलब जो कहा गया है जजमेंट में, जजमेंट एज इट इज, आप वही कोट करेंगे और जजमेंट को फेवर करेंगे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल्स किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन यहां के पॉइंट्स को हमें ओपिनियन की तरह लेना है, ना कि फैक्ट्स की तरह। क्योंकि अगर मान लीजिए EWS रिजर्वेशन के कुछ लूपहोल्स लिखने हैं तो वो ये एडिटोरियल हमें बता देगा। So that's all for today's editorial. I hope you enjoyed it. I'll see you guys in the next detailed analysis of editorials very soon. Till then, stay tuned to the channel. Remember that we will be uploading the editorial explanations on a daily basis. आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम इस एक्टिविटी को लगातार बरकरार रखें। गुड डे।